भल्लातक क्षीर के बारे में बता दिया गया है कि कब इसका कलेक्शन करना है, कब इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ से कलेक्शन करना है, कैसा भल्लातक हमको प्रयोग करना है, ये सब बताया जा चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि चरक ने या चक्रपाणी ने भल्लातक के प्रयोग का क्रम कैसे बताया है, किस किस तरह से करते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने बताया कि 10 भिलावे से प्रारंभ कर प्रतिदिन एक एक भिलावा बढ़ाकर 30 तक और पुनः एक एक का ह्रास कर। अब देखिए इसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा। प्रथम दिन 10 भिलावा से इन्होंने शुरू किया है, द्वितीय तृतीय इस तरह से जो है एक एक भिलावा बढ़ाते बढ़ाते जो है 21वें दिन 30 भिलावा हो गया। टोटल यहाँ पर इन्होंने भिलावों को कंप्लीट कर लिया है, 420 भिलावा प्रयोग कर लिया है। फिर 22वें दिन से एक एक भिलावा कम करना है। 22वें दिन फिर 29, 28 इस तरह से एक एक कम करते करते 41वें दिन 10 भिलावे बचे पुनः, तो ये टोटल भिलावे यहाँ पे हो गए 390। फिर 42वें दिन फिर एक एक भिलावा बढ़ाया जाएगा और इसको बढ़ाते रहेंगे। 55वें दिन फिर यहाँ पे जो है 10 भिलावा शेष बच जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 190। इस तरह से उत्कर्ष अपकर्ष इस मेथड को कहते हैं। पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है और उस समय तक बढ़ाते घटाते रहते हैं जब तक कि 1000 भिलावा ना हो जाए। और जो भिलावों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसको कहते हैं उत्कर्ष, और जो संख्या कम होती है वह अपकर्ष होता है। जैसे 420 है तो 420 उत्कर्ष हो गया, और इसमें जब भिलावों की संख्या कम हो जाती है तो उसको अपकर्ष कहते हैं। इस तरह से है। फिर अब सुश्रुत का भी देख लेते हैं। सुश्रुत ने अर्श के प्रकरण चिकित्सा अध्याय 6 में किया है। इन्होंने जो है 1000 भिलावे को सेवन की विधि बताई, लेकिन इनका प्रयोग का जो क्रम है वो दूसरे तरह से है, चरक से या चक्रपाणी से एकदम अलग है। प्रथम दिन एक भिलावा लेते हैं, फिर 5वें दिन तक जो है एक एक भिलावा बढ़ाते रहते हैं, 1 2 3 4 5। फिर 6वें दिन जो है 5 भिलावा बढ़ाने लगते हैं, 10 हो जाता है। फिर 7वें दिन 15। इस तरह से ये 5 भिलावा बढ़ाते बढ़ाते 18वें दिन 70 भिलावे हो जाते हैं और टोटल भिलावों की संख्या यहाँ हो जाती है 535। फिर 19वें दिन जो है 5 भिलावा कम करते हैं, 65 हो जाता है। इस तरह से हम क्रम से कम करते करते आ जाते हैं 31वें दिन। 31वें दिन हमारे पास केवल 5 भिलावा बचता है। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक भिलावा कम करते जाएंगे। 32वें दिन 4 हुआ, 33वें दिन 3, 34वें दिन 2। यह है तो कुल मिला के मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि 535 भिलावों का जो है यहाँ पे उत्कर्ष है और 465 भिलावों का जो है अपकर्ष है। इस तरह से टोटल 1000 भिलावों को यहाँ प्रयोग कर लिया गया है। थोड़ा सा वाग्भट का भी देख लेते हैं। वाग्भट ने मिश्र को क्रम बताया है। 8 भिलावे से उन्होंने प्रारंभ कर 40 भिलावे तक सेवन करने का आदेश दिया है। प्रथम दिन इनके पास 8 भिलावा है, एक एक भिलावा ये बढ़ाते गए और 21वें दिन तक एक एक भिलावा बढ़ाते रहे और इनके पास भिलावों की संख्या हो गई 28, एक एक बढ़ाते बढ़ाते। इसी प्रकार से वाग्भट जी ने भी 8 भिलावे से प्रारंभ कर इसको बढ़ाया है, घटाया है और इस क्रम में बस इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, देखना ही है। आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुल जो भिलावों की संख्या है उत्कर्ष और अपकर्ष, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। उत्कर्ष में 520 भिलावे तक आता है इनका और अपकर्ष में 480 भिलावे तक होता है। टोटल इनके पास भी 1000 भिलावे हो जाते हैं। भल्लातक छौद्र, भल्लातक छौद्र भी देख लीजिएगा, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भल्लातक तेल हो गया, इसमें क्या कंटेंट है एक बार देख लीजिएगा इसको। और भल्लातक के 10 योग सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको याद करने के ट्रिक हम बताएंगे, उस ट्रिक से आप लोग याद कीजिएगा तो आसानी से याद रहेगा। इसमें सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सर्प जो है पित्त का शमन करता है, छौद्र या शहद जो है कफ का शमन करता है और तेल जो है वो वात का शमन करता है। उसी आधार पे हम 3 भल्लातक के योग याद कर लेंगे। एक तो है भल्लातक सर्प, दूसरा हो गया भल्लातक छौद्र और तीसरा हो गया भल्लातक तेल। इस तरह से हम 3
को याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अतिवर्जनीय द्रव्य आप लोग जानते ही हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सभी जानते हैं कि पिप्पली, क्षार, लवण, ये 3 चीज़ें अतिवर्जनीय होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। तो पिप्पली से क्या बन जाएगा? भल्लातक पलल। और क्षार से क्या बन जाएगा? भल्लातक क्षीर। और लवण से बन जाएगा भल्लातक लवण। इस तरह से 3 ये भी याद हो गए, तो अब तक हम कुल 6 भल्लातक के योग याद कर चुके हैं। अब बचे आपके पास में 4, उसको हम ऐसे याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? मीठा सत्तू तड़का दाल। मीठा सत्तू, सत्तू सभी खाते हैं, और वो सत्तू कैसा है? मीठा है। और तड़का दाल, दाल में तड़का लगाया जाता है। इस तरह से हमको याद करेंगे। मीठा से क्या हो जाएगा? भल्लातक गुड़। और सत्तू से क्या हो जाएगा? भल्लातक सत्तू। और तड़का से हो जाएगा तर्पण, भल्लातक तर्पण। और दाल, दाल जानते ही हैं, दाल को यूज़ कहा गया है, तो इससे भल्लातक यूज़ हो जाएगा। इस तरह से हम भल्लातक के 10 योग याद कर लेते हैं। और ये मित्रों एक बार आप याद कर लेंगे तो दोबारा भूलेगा नहीं। भिलावा मित्रों बहुत तेज होता है, ये ब्लिस्टर फार्म कर देता है अगर हम इसको खाते हैं तो, इसलिए इसका शोधन और काफ़ी बचाव करके खाना रहता है। इसीलिए इसका प्रयोग करते समय मुंह में घी का लेप लगा लिया जाता है। और उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है, भिलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भल्लातक कफज रोग का शत्रु है। कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है जो भल्लातक ठीक ना कर सके। उसी तरह से कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जो शिलाजीत ठीक ना कर सके। ये दोनों कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भल्लातक का विधिपूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई कफजन या विबंध भी ऐसा कोई नहीं है जो शीघ्र ही नष्ट न हो जाए, शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इस एक कोटेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, कफजो न सा रोगा अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्याच शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। इस तरह से मित्रों हमारा ये द्वितीय पाद समाप्त हो जाता है। मित्रों हम आ जाते हैं रसायन अध्याय के तृतीय पाद में, कर प्रचितीय। सबसे इंपॉर्टेंट है कर प्रचितीय। कर प्रचितीय मतलब क्या हुआ? हाथ से संग्रह किया हुआ। कर मतलब होता है हाथ, हाथ से संग्रह किया हुआ। आम्लक अयस्क ब्रह्म रसायन पे आते हैं मित्रों। माघ या फाल्गुन के महीने में संपूर्ण रस बीर वाले आंवले को वृक्ष से पर से हाथ से तोड़कर इसका संग्रह करें। इसका संग्रह कब किया जाता है? माघ या फाल्गुन में। आंवले के स्वरस से 21 बार भावना देते हैं, और इसमें भावना किससे दी जाती है? आंवले के स्वरस से। अब इस चूर्ण का प्रयोग करना हो तो अग्निबल के अनुसार चूर्ण को लेकर चूर्ण से 8वां भाग लौह भस्म मधु और घृत मिलाकर सेवन करते हैं। इसमें जो है लौह भस्म मधु और घृत मिलाकर इसका सेवन करते हैं। वो भी लौह भस्म मधु और घृत कितना रहता है? चूर्ण से 8वां भाग। देखिए आम्लक अयस्क ब्रह्म रसायन का महत्व बताया गया है। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। जरा व्याधि को शांत करने वाला होता है, बुद्धि एवं इंद्रियों को बल देने वाला होता है। इस रसायन को ब्रह्मा ने बनाया है। इस रसायन का प्राचीन युग वशिष्ठ, कश्यप, अंगर, भारद्वाज, भृगु और अन्य ऋषियों के समान बताए। इनका भी थोड़ा सा नाम आपको याद होना चाहिए। अब इसमें मित्रों देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है केवल आम्लक रसायन, मतलब केवल इसमें आंवले का ही प्रयोग किया जाता है और किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल आम्लक रसायन। संवत्सरम पयोवृत्ति गव्यम मध्य वसेत सदा सावित्री मनसा ध्यानम ब्रह्मचारी यतीन्द्रिय। अर्थात इसमें क्या है, ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप याद करिएगा। और ये कोटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। केवल दूध का ही इसमें प्रयोग करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, 1 वर्ष तक जो है गायों के बीच में रहना है, वन में रहना है, केवल आंवला खाना है। इस तरह से ये 5 पॉइंट। माघ या फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करना है। केवल आम्लक रसायन, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें केवल आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। संवत्सरम पयोवृत्त गयम मध्य वसेत सदा सावित्री मनसा ध्यानम ब्रह्मचारी यतेन्द्रिय।
मतलब अपने इंद्रियों को बस में रखने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति मन से गायत्री का जाप करते हुए और केवल दूध का ही आहार करे 1 वर्ष तक। मतलब 1 वर्ष तक केवल दूध का ही आहार करना है और गायों के बीच में निवास करना है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद 3 दिन तक उपवास कर वह माघ या फाल्गुन के पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करे और उस पेड़ पर चढ़ जाए और उसमें जो आंवले लगे हुए हैं उसको हाथों से तोड़कर खाता रहे। इस तरह से अमृत के आ जाने पे जो है तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें वन में जो है 1 वर्ष तक उसको रहना है, केवल गायों के बीच में 1 वर्ष तक रहना है, दूध का ही इस्तेमाल करना है और माघ या फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करें। अब देखिए यहाँ पे इस कोटेशन में एक इम्पॉर्टेंट है पयोवृत्त टर्म आया है। पयोवृत्त टर्म उदर रोग में भी इसका डिटेल किया गया है। उदर रोग का जो परिस्रावी रोग होता है, परिस्रावी रोग, वहाँ भी पयोवृत्ति का वर्णन किया गया है। लोहादि रसायन केवल इसका कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। धीमान यशस्वी वाक सिद्ध श्रुतधारी महाधना भवेत सम प्रयोजनो नरो लोहो रसायनम। इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे लोहे से बनी हुई तलवार होती है और उस तलवार कोई पराक्रमी आदमी है तो उस तलवार से जैसे ही वो सुनता है, तुरंत किसी के बारे में कुछ सुनता है या अपने बारे में कुछ बातें सुनता है, तुरंत वो इतना वो यशस्वी है कि वह मार काट डालता है सबको। और इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। धीमान यशस्वी वाक्सिदा सुरतधारी महाधना भवेत समय प्रयोजन नरो लोह रसायनम। बस इसमें इतना ही याद करना है। इंद्र रसायन, इंद्र रसायन का कोटेशन है जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये इम्पोर्टेंट है। और शून्य सकृष्ट जठराग्नि गुल्म प्लीहा पुराणो विषम ज्वरा, ये क्या करता है, श्वित्र, कुष्ठ और जठर रोग, गुल्म, प्लीहा और पुराने विषम ज्वर को नष्ट करता है। इसमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं और क्या मिलाए जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सुवर्ण भस्म, शुद्ध विष, ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसमें शुद्ध विष मिलाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऐन्द्र रसायन। इंद्र रसायन नहीं, ऐन्द्र रसायन। ऐन्द्र रसायन देखिए तृतीय में आता है, चतुर्थ पाद में नहीं आता है। चतुर्थ पाद में इंद्र रसायन आता है, ये हमको ध्यान रखना है। सबसे प्रथम पाद में ब्रह्मा और सबसे लास्ट वाले पाद में इंद्र रसायन। ब्रह्मा सबसे पहले आते हैं और इंद्र सबसे बाद में आते हैं। और इसकी मात्रा भी बताई गई है, 3-3 जौ की मात्रा में और स्वर्ण को 2 जौ की मात्रा में, विष को तिल मात्रा में लेना है। और यह पच जाए तो पुराने चावल के भात में प्रभुत मात्रा में घृत और मधु मिला के आहार करना है। बस इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है शुद्ध विष। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसमें शुद्ध विष मिलाया जाता है, तो ऐन्द्र रसायन है। और इसकी मात्रा भी पूछ ली जाती है, 3-3 जौ की मात्रा शुद्ध विष 1 तिल लेते हैं, स्वर्ण भस्म 2 जौ की मात्रा लेते हैं, शंख पुष्पी तथा अन्य को 3 जौ की मात्रा में लेते हैं। 4 मेद रसायन, मंडूक पर्णय स्वरसा प्रयोज्य क्षीरण यष्टि मधुकस्य चूड़म रसो गुड़कस्तु समूल पुष्पः कलका प्रयोज्य खलु शंख पुष्पः। देखिए अब इसमें 4 मेद रसायन में किसका किसका वर्णन आया है, मंडूक पर्णी, मधुयष्टि, गुड़ची, शंख पुष्पी, जबकि इसमें ब्राह्मी का वर्णन नहीं किया गया है। और इसका अनुपान पूछ लेते हैं किससे किससे लिया जाता है, तो मंडूक पर्णी, मंडूक पर्णी का स्वरस प्रयोग किया जाता है, मधु यष्टि या यष्टि मधु का चूर्ण, क्षीर या दूध से इसका प्रयोग किया जाता है, गुड़ची का स्वरस, शंख पुष्पी का समूल पुष्पः कलका, मतलब मूल पुष्प के साथ इसका जो है कल्क का प्रयोग करते हैं। मेद रसायन में विशेष शंख पुष्पी है। पिपली रसायन, पंच अष्टो सप्त 10 यह पिपली मधु सरसुचा, मतलब इसका
पंच अष्टो 5, 8, 7 या फिर 10 पिपली का प्रयोग मधु और घी के साथ में करते हैं। 3 पिपली का प्रयोग प्रातःकाल करते हैं। भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात लेना चाहिए। 5, 7, 8, 10 पिपली को कपड़ चूर्ण को मधु और घी से सेवन करना चाहिए। रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह उचित है कि पलाश के क्षार जल की भावना तथा गोघृत में भूनना है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पलाश के क्षार जल की इसमें भावना देना है और गोघृत में भूनना है तथा उसको मधु और घृत के साथ पूर्वोक्त मात्रा में सेवन करें। विषमज्वर, स्वरभेद, पीनस, शोथ में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 पिपली का प्रयोग भोजन के पहले और भोजन के बाद में प्रातःकाल करते हैं। ध्यान रखना है कि प्रातःकाल करते हैं। पिपली वर्धमान रसायन। पिपली वर्धमान रसायन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। वर्धियत पैसा साधे तथैव पावनेप्त पुनः। तो यहाँ देखिए पैसा मतलब दूध के साथ में इसका प्रयोग करना है। जीड़े जीड़े च भुज्यत षष्टिक क्षीर सरसपा। और जब ये पिपली वर्धमान रसायन जीर्ण हो जाता है, पच जाता है, तो हमको षष्ठी चावल दूध और घी के साथ में खाना है। पिष्टिता बले भी सेव्या श्रिता मध्य बले नरा। और जो पिष्टी फार्म में है वह बलवान लोगों को देते हैं और श्रिता फार्म मध्यम बल वालों को देते हैं। क्वाथ या श्रिता फार्म मध्यम बल वालों को देते हैं। चूड़ीकृत हस्व बल वालों को देते हैं। और प्लीहोदर विनाशनम। और प्लीहा उदर जो है उसका ये विनाश करता है। वैसा स्थापना मेध्यम पिपलीय नाम रसायनम। देखिए यह स्थापना नाम ये कई जगहों पे आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के लिए आया है ये। वैसा स्थापनम मेध्यम पिपलीय नाम रसायनम, ये पिपली वर्धमान रसायन के लिए आया है। और वैसा स्थापनी पराम, ये हरितकी के लिए आया है। और वह स्थापना नाम, ये आम्लकी के लिए आया है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अलग अलग ये कोटेशन ये पूछी जाती है। और जो इसमें पिपली वर्धमान रसायन में जो पिपली का प्रयोग क्रम है उसको भी जो है थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। पिपली वर्धमान रसायन बलानुसार प्रयोग क्रम, किस किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। चरकानुसार उत्तम बल वाले को 10 पिपली यूज करना है, मध्यम बल वाले को 6 पिपली यूज करना है, हीन बल वाले को 3 पिपली यूज करना है। और जो है उत्तम बल वाले को 10 पिपली यूज करना है। सुश्रुत के अनुसार उत्तम बल वाले को 10 पिपली, मध्यम बल वाले को 7 पिपली, हीन बल वाले को 5 पिपली यूज करना है। भोज के अनुसार उत्तम बल वाले को 10/7 पिपली देना है। 10 पिपली देंगे या 7 पिपली देंगे उत्तम बल वाले को, मध्यम बल वाले को 5 पिपली देंगे, हीन बल वाले को 3 पिपली देंगे। और टोटल पिपली कितनी यूज करनी है। उत्तम बल वाले में टोटल पिपली 1000 यूज होगी, मध्यम बल वाले में 1014 पिपली यूज होगी और हीन बल वाले में 1026 पिपली यूज होगी। और कितने कितने दिन यूज करना है। उत्तम बल वाले को 19 दिन यूज करना है, मध्यम बल वाले को 25 दिन यूज करना है और हीन बल वाले को कुल 36 दिन यूज करना है। और उत्कर्ष और अपकर्ष भी पूछा जाता है। पिपलियों की संख्या, उत्कर्ष पिपली संख्या 550 है और अपकर्ष पिपली संख्या 450 है। इस तरह से टोटल पिपली 1000 यूज किए जाते हैं। त्रिफला रसन जरडांते अभियाम्यकम प्रभुक्ताद द्वय विविध के। अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो क्वांटिटी है, भोजन के पूर्व कितना लेना है, भोजन के बाद कितना लेना है, भोजन के जीर्ण होने पे क्या क्या लेना है, यही बस याद करना है हमको, यही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब इसमें देखिए ट्रिक के अनुसार हम पढ़ेंगे कि चरक और भेल के अनुसार कब कब क्या क्या लेना है। भोजन पूर्व चरक के अनुसार। अब एक इसके ट्रिक याद कर लेते हैं। वाह, बी से हो जाएगा विविध की, ए से हो जाएगा आम्ल की, एच से हो जाएगा हरित की। तो वाह VAH, इससे क्या हो जाएगा, वी से 2 हो जाएगा, यानी कि विविध की जो है 2 है, आम्ल की 4 का प्रयोग होगा। भोजन के पूर्व चरक के अनुसार विविध की देंगे 2, भोजन के बाद चरक के अनुसार आम्लकी का प्रयोग किया जाएगा 4 और भोजन के जीर्ण होने के बाद में हरितकी का 1 प्रयोग करेंगे। भेल के अनुसार उसी प्रकार हो जाएगा AHB, बी को बाद में लाते हैं, AHB हो जाएगा, आम्लकी हो जाएगा 4, हरितकी हो जाएगा 1, विविधकी हो जाएगा 2 और इसका अनुपात मधु और घृत होता है। इस प्रकार से त्रिफला रसायन में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है।
अब हम आ जाते हैं शिलाजतु में और शिलाजतु के गुण पढ़ते हैं। आ नामलम चा कसायम चा कटु पाके शिलाजतु। शिलाजतु ईसत अम्ल कसेला विपाक में कटु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिलाजतु का विपाक कटु होता है और यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। उसका क्रम क्या बताया गया है वो भी देख लीजिए। स्वर्ण रजत ताम्र लौह से उत्पन्न शिलाजतु क्रम से श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे श्रेष्ठ लोहा होता है और स्वर्ण सबसे बाद में होता है। और ये शिलाजतु जो है निमित्त रसायन होता है। शिलाजतु जो होता है वह निमित्त रसायन होता है। देखिए यहाँ पर एक कोटेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। तत्पीतम पैसा दधा दीर्घ आयु सुखान्वितम जरा व्याधि प्रशमनम देह धार करम परम। ये इम्पोर्टेंट है, ये शिलाजतु के लिए आया है। कभी कभी कोटेशन देके पूछ लेते हैं ये किसके लिए आया है, और बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम शिलाजतु के प्रकार। शिलाजतु के 4 प्रकार बताए हैं चरक ने, 6 प्रकार बताए हैं सुश्रुत ने। और इसमें ये ध्यान देना है कि कौन श्रेष्ठ होता है, क्या उसका रस है, बीर है, विपाक है, ये सब चीज़ें हमको देखनी होगी। तो स्वर्ण शिलाजतु, स्वर्ण शिलाजतु के लिए लिखा हुआ है मधुरस्य सन्निकस्र जपा पुष्प निभम। जपा पुष्प निभम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जपा पुष्प निभम, इसको हमेशा आप याद रखिए। और ताम्र के लिए आया ताम्रस बहिकंठम अस्ति कोसुणा पच्यते कटु, ये ताम्र के लिए आया है। और गुग्गुल के लिए क्या आया है, गुग्गुल के लिए अस्त गुग्गुल कामस्ते का लवड़ा भवंत कटु विपाक के शीतर से सर्वश्रेष्ठ चायसा। तो सुवर्ण शिलाजतु के लिए आ गया है जपा पुष्प निभम, मतलब सोने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, जाप करनी पड़ती है, सोना महंगा है, इसलिए उसके लिए जपा पुष्प निभम ये याद करने का तरीका है। ताम्र शिलाजतु बहि कंठया मस्ति तोषणम, मतलब मयूर के कंठ के, जैसे मयूर का कंठ ब्लू कलर में होता है, नीले कलर में होता है, उसी तरह से ताम्र के लिए दिया गया है। रौप्य के लिए कुछ नहीं आया। लौह शिलाजतु के लिए आया है गुग्गुल के आभा युक्त होता है लौह शिलाजतु। अब देख लीजिए इसमें स्वर्ण शिलाजतु का रस मधुरतित होता है, वीर शीत होता है, विपाक होता है कटु, और इसका कलर होता है रक्ताभ। इस इमेज में आप देख लीजिएगा, इमेज दे दिया जाएगा। रजत शिलाजतु, देखिए सारे जो शिलाजतु हैं सब में तित होता है, स्वर्ण भी तित होता है, ताम्र भी तित होता है, लौह भी तित होता है, केवल रजत जो है वो कटु होता है। उसी तरीके से सभी के बीर जो है वो शीत होते हैं, केवल ताम्र के बीड़ उष्ण होते हैं। विपाक सभी के कटु होते हैं, लेकिन रजत शिलाजतु का जो विपाक है वो स्वादु होता है। और कलर आपको मालूम ही है, रक्ताभ होता है स्वर्ण का, रजत का श्वेत होता है, ताम्र शिलाजतु मोरकंठ समान चमकीला होता है, लौह शिलाजतु कृष्णाप गुग्गुल आभा लिए हुए होता है। और देखिए यहाँ पे ये भी नोटेट किया गया है, गोमूत्र गंधवा सर्वे सर्वे कर्मस्व योगिका, मतलब क्या हुआ, गोमूत्र गंधी जो शिलाजतु है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी है, शिलाजतु सेवन में निषेध, शिलाजतु सेवन में निषेध। देखिए यहाँ पर आंग लिखा हुआ, शिलाजतु सेवन में पथ, जबकि अपथ है, वर्जेते लिखा हुआ है, मतलब इसकी वर्जना करनी है। इसमें देखिए इसको भी इमेज में आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तीनों आचार्यों ने इसको माना है, चरक सुश्रुत वाग्भट। चरक ने कुलत्थ माना है, सुश्रुत ने कुलत्थ तो माना ही है, साथ में कपोत भी मान लिया है, इस तरह से हो गए 2। और वाग्भट ने 3 माने हैं, कुलत्थ, कपोत और काकमाची। इस तरह से जो है शिलाजतु सेवन में जो अपथ्य है उसको हम जान लेते हैं। और देखिए जो हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जो शिलाजतु ठीक ना कर सके, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। सोवस्ति रोगो मोहि साध्य रूपा शिलाज हम ये न जयत प्रशाह इत शिलाजतु रसायनम। शिलाजतु की महत्ता यहाँ बताई गई है। भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित लोगों के साथ विधिपूर्वक शिलाजति का प्रयोग बलात् नष्ट न कर सके। इस तरह से देखिए कर प्रचितीय अध्याय हमारा खत्म हो जाता है।
और इसमें अब मित्रों हम आ जाते हैं रसायन अध्याय के चतुर्थ पाद में। और रसायन अध्याय का चतुर्थ पाद का नाम आयुर्वेद समुत्थानीय क्यों है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद का अवतरण 2 जगहों पे बताया है। एक तो चरक सूत्र अध्याय फर्स्ट में बताया है और दूसरा चरक चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में बताया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि रसायन पाद के चतुर्थ रसायन पाद में इन्होंने आयुर्वेद अवतरण बताया है। अब हम आ जाते हैं इंद्रोक्त रसायन पे। इंद्रोक्त रसायन दूध के साथ में और 6 महीने तक इसका प्रयोग करना है। बस इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उस पुष्प उदार अमृत स्वरूप आयुर्वेद का उपदेश इंद्र ने किया है। इनका दूध के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से अमित आयु प्राप्त होती है। कुल मिला के इंद्रोक्त रसायन दूध के साथ और 6 महीने तक प्रयोग करना चाहिए। अब द्रोणी प्रवेश का रसायन। द्रोणी प्रवेश का रसायन में ध्यान देना है कि कुल 9 औषधियाँ होती हैं और 9 का अगर हम उल्टा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। और इसका प्रयोग कब तक करते हैं? 6 महीने तक करते हैं। और इसमें दूध का कौन सा प्रयोग होता है? बकरी का दूध। ये ध्यान देना है, बकरी का दूध से प्रयोग किया जाता है। औषधियों का स्वरस पीकर पलाश की नौका में सोना है। अब आते हैं हम द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में। द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में कुल 40 औषधियाँ होती हैं। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में फिक्स संख्या बता दी गई है, 40 की संख्या यहाँ बता दी गई है। और देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, जीड़े जीड़े च भुजियत षष्ठ का क्षीर सर्प। देखिए एकदम सेम श्लोक जो है आया था वर्धमान पिपली रसायन में आया था, जीड़े जीड़े च भुजियत षष्ठकम क्षीर सर्प। ये ध्यान देना है, ये दोनों जगहों पे आया है। इस तरह से द्वितीय इंद्रोक्त रसायन 40 होते हैं। फिर हम आ जाते हैं आचार्य रसायन। आचार्य रसायन का वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के रसायन के चतुष्पाद में किया है, चौथे चतुष्पाद में किया है। असत्यवादिनम क्रोधम निवृत्त मद मैथुनात् अहिंसकमनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम। तो ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आचार रसायन के लिए है। आचार रसायन में औषध द्रव्य 0 हैं। आचार रसायन में कितने अन्य द्रव्य हैं? 2 हैं, क्षीर एवं घृत। अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार रसायन में औषध द्रव्य कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 0 बताओगे। और ये पूछा जाए आचार रसायन में कितने अन्य द्रव्य हैं या भोजन द्रव्य हैं, तो 2 बताया जाएगा, क्षीर और घृत। अश्विनी कुमार देवताओं के भिषक चिकित्सक कहलाते हैं। ये हो गया इसमें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्राणाचार। प्राणाचार से क्या तात्पर्य है? आचार्य चरक ने प्राणाचार का वर्णन चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर के 4th पाद में किया है। पहले तो यही पूछा जाता है। फिर दूसरा, प्राणाचार के कितने गुण होते हैं? प्राणाचार के 5 गुण होते हैं। शील, मतिमान, मतिमान मतलब बुद्धिमान, युक्तो द्विजाति, युक्तो द्विजाति के बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे आपको। शास्त्र परागा, प्राणी भी गुरुवत, यानी कि प्राणियों के गुरु के समान पूजा करता है। द्वितीय जाति रुचिते, द्वितीय जाति रुचिते कई बार कंपटीशन पूछा गया है, इसका क्या मतलब है? विद्या समाप्त करने के बाद जो वैद्य बन जाता है उसे द्वितीय जाति कहा जाता है। ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम बीएमएस का कोर्स करते हैं, लेकिन बीएमएस कोर्स करने के दौरान हम डॉक्टर नहीं बने रहते हैं या हमको डॉक्टर नहीं कहा सकता। जब हमको डिग्री मिल जाती है तब हमको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। उसी तरह से विद्या समाप्त करने के बाद जो वैद्य बन जाता है उसको द्वितीय जाति कहा जाता है। वैद्य विद्या समाप्त हो जाने पर वैद्य का मन ब्रह्मा संपन्न और महर्षियों के समान मन हो जाता है। इस उत्तम मन के कारण वैद्य को द्विज कहा जाता है। यहाँ द्विज क्यों कहा जाता है उसका भी बता दिया गया है। अब आ जाते हैं इस कोटेशन पे। परो भूतोदय धर्म इति मत्या चिकित्सया वर्तते यह स सिद्धार्थ सुख मत्यंतर्मनुते। क्या हुआ इसका मतलब? चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म है। यह समझकर जो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वह सफल मनोरथ और अत्यंत सुखकामी होता है। कहने का मतलब यह है कि प्राणियों पर दया करना ही सबसे उत्तम धर्म माना गया है।
इस तरह से मित्रों देखिए हम लोगों ने रसायन अध्याय के चारों पदों का अध्ययन कर लिया है। अभियामलकीय रसायन पद, प्राणकामी रसायन पद, कर प्रचितीय रसायन पद, आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पद। मित्रों अब हम आ जाते हैं द्वितीय अध्याय में, बाजीकरण, और ये बाजीकरण का प्रथम पाद है। तो जैसे रसायन में 4 पाद थे, वैसे बाजीकरण में भी 4 पाद हैं। इनको याद करने का शॉर्टकट है शैम्पू शॉर्टकट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एस से हो जाएगा संयोग सरमूल्य, इसमें 15 ड्रग हैं। और ए से हो जाएगा आश्रित क्षीरकीय, इसमें 8 ड्रग हैं। एम से हो जाएगा मांसपर्ण वृत्तीय, इसमें 15 ड्रग हैं। और पी यू से हो जाएगा पुमाजात बालाधिकम, इसमें 12 हैं। तो इस तरह से इसमें हम सारे योगों को याद कर लेंगे कि कौन से पाद में कितने कितने योग हैं। सबसे ज़्यादा सबसे कम ड्रग देखिए इसमें आसक्ति क्षीरकीय में है, 8 है कुल। चलिए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय, संयोग सरमूल्य। संयोग सरमूल्य, बाजीकरण के सेवन से 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसका यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ, बाजीकरण के प्रयोग से कौन सी 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अंडरलाइन भी किया गया है। धर्म अर्थ प्रीति यश। अच्छा, धर्म अर्थ प्रीति यश, और धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, इसको पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं। तो इसमें धर्म अर्थ तो इसमें भी है और धर्म अर्थ पुरुषार्थ चतुष्ट में भी है। तो इसमें क्या क्या नहीं है, काम और मोक्ष नहीं। काम और मोक्ष की जगह क्या हो गया, प्रीति और यश। जो कि बाजीकरण की बात हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मेल और फीमेल का जिक्र होगा है, इसलिए इसमें प्रीति और यश हो गया। अब देखिए इसमें बाजीकरण की उम्र जो है अन्य आचार्यों ने अन्य अन्य तरह से कहा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है। अभी इसका डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। बाजीकरण की उम्र सुश्रुत के अनुसार 25 से 80 होता है। और मैथुन की आयु चरक के अनुसार 16 से 70 होता है। बाजीकरण की आयु या मैथुन की आयु बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें जो है भ्रमित नहीं होना है हमको। और जो है इसको डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे कि किस आचार्य ने कितना कहा है, वाग्भट ने क्या कहा है और अन्य आचार्यों ने क्या कहा है। अब देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है, बाजीकरण मध्यम च श्रेष्ठम स्त्री या प्रहर्षणी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजीकरणाम कौन है, स्त्री के लिए आया है। और वृष्यानाम किसके लिए आया है मित्रों, वृष्यानाम आया है संकल्प और नक्र रेतस के लिए। अब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बाजीकरणाम की बात अगर आएगी कि उत्तम बाजीकरण कौन है तो स्त्री के लिए आएगा, और अगर वृष्यानाम आ गया, वृष्यानाम में श्रेष्ठ कौन है तो संकल्प और नक्र रेतस, और बाजीकरण में श्रेष्ठ कौन है तो स्त्री के लिए आएगा। यहाँ पर मित्रों सर्वोत्तम बाजीकरण स्त्री के गुण के बारे में बताया गया है कि क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। स्वरूपा, अच्छा स्वरूप होना चाहिए, यौवनावस्था अच्छी होनी चाहिए उसकी, और ये कई चीज़ें दी हुई हैं। कभी कभी कोटेशन में पूछा भी आता है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। अब देखिए संभोग के योग्य स्त्री, अर्थात ये आपस में जो आदमी शादी विवाह करता है तो उस तरह के किसमें करना चाहिए। अतुल्य गोत्रा, अतुल्य गोत्रा मतलब एक गोत्र नहीं होना चाहिए उसका। वृष्याम तो जानते ही हैं, प्रहष्टा निरुपद्रवम, शुद्ध स्नाता, वर्ज्य शरीर में स्थित निरामया। अर्थात संतान की इच्छा रखने वाला रोग रहित पुरुष के लिए उचित है कि जो स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, मतलब अलग दूसरे गोत्र में उत्पन्न हो, वृश्य हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो और ऋतुकालिक स्नान की हो, उससे संभोग करें। ये महर्षि चरक ने बताया है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, काफ़ी मतलब पूछा जाता है परीक्षाओं में। चित्रदीप, चित्रदीप किसको कहा गया है। चित्रदीप, जैसे कोई दीवार पे अगर कोई चित्र दीपक का बना दिया जाए तो उस दीपक से प्रकाश तो आता नहीं है, लेकिन केवल बना रहता है कि हाँ ये है। तो ये निसंतान लोगों के लिए है, जिनके संतान नहीं है उनके लिए उपमा दी गई है। जिसकी कोई पुत्र नहीं हो, जैसे दीवार पर कोई दीपक का चित्र हो, देखने में सुंदर होता है लेकिन कोई प्रकाश नहीं देता है, उसी तरह से जिसके संतान नहीं उसको चित्रदीप कहा गया है। और देखिए जिसके बहुत ज़्यादा संतान होती है उसका देखिए कैसे बखान किया गया है इसमें। ऐसे देखिए संतान युक्त प्रशंसनीय, बहुमूर्ति बहुमुखो,
बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचहु बहुज्ञानो बहुआत्मा स च बहुप्रजा। क्या है इसका मतलब? ये देखिए, इसमें जिस पुरुष को अनेक संतानें होती हैं वह पुरुष बहुत मूर्ति वाला होता है, बहुत मुख वाला होता है, बहुत शरीर वाला होता है, बहुत कार्य करने वाला, बहुत नेत्र वाला, बहुत ज्ञान वाला और बहुत आत्मबल वाला होता है। जैसे किसी के 10 बच्चे हैं तो काम करने के लिए कई हैंड हो गए आदमी के, और कई चीज़ें हैं। इस तरह से इसमें जो है अच्छे ज़्यादा संतानों वाले लोगों को प्रशंसा की गई है, क्योंकि ये बाजीकरण है। बाजीकरण का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा संतान पैदा करने के लिए होता है बाजीकरण, इसीलिए इसकी प्रशंसा की गई है। और निसंतान लोगों के लिए चित्रदीप टर्म आया है। मित्रों, अब हम आ जाते हैं ब्रह्मणी गुटिका। ब्रह्मणी गुटिका संयोग सरमूल्य का सबसे प्रथम योग है जिसमें गुटी का प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें पूछा जाता है कि संयोग सरमूल्य का सबसे प्रथम ड्रग या प्रथम योग कौन सा, तो हम बताएंगे ब्रह्मणी गुटिका। ब्रह्मणी गुटिका में देखिए इसमें कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है केवल इसकी मात्रा कितनी है। तो इसकी मात्रा 1-1 पल की गोली बनाकर रोज लेते हैं, अग्निबल के अनुसार इसका सेवन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, अन्यनासुर इंद्रोड़ बलि लिंगम समर्पित। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसका प्रयोग करने वाले का, इसके प्रयोग से मनुष्य घोड़े के समान कामुक होकर स्त्री के साथ मैथुन करता है। बाजीकरण घृत। बाजीकरण घृत में ये इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। बाजीकरण घृत भोजन के पूर्व 1 पल की मात्रा चाटकर लेह रूप में लेना चाहिए। और बाजीकरण चूर्ण को कैसे प्रयोग करते हैं, औषध सेवन काल जो होता है तो उसमें आप लोग जानते ही हैं कि औषध का प्रयोग कई प्रकार से होता है। कभी भोजन के साथ में, भोजन के पहले, भोजन के बाद, प्रातःकाल, इस तरह से बाजीकरण चूर्ण को ग्रासांतर उपयोग होता है। बाजीकरण पिंडरस। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। पिंड रस। अब रस से तात्पर्य होता है मांस रस से। जनरली अगर आयुर्वेद में कहीं रस का उल्लेख होता है तो उसका हम अर्थ मांस रस से लेते हैं। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का मांस का रस लिया जाता है? मोर, तीतर, हंस के मांस रस में डालकर पिंड रस बनता है। और ये कैसे बनाई जाती है? उड़द की दाल हो गया, वंशलोचन का चूर्ण, इस तरह से मोर, तीतर, हंस के मांस रस में डालकर पिंड रस बनाया जाता है। अब हम आ जाते हैं चार वृक्ष रस पे। चार वृक्ष रस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, किसका किसका मांस रस लिया जाता है। एक तो चटक है, गौरैया है, दूसरा है तीतर, मुर्गा, मोर और हंस। चटक, तीतर, मुर्गा, मोर, हंस, ये जो है 5 चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं चार वृक्ष रस में। अब देखिए वृक्ष अंडरस में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। एक तो इसमें 4 अंडों का रस, मछली के अंडों का रस, हंस के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस, मुर्गे के अंडों का रस गोघृत में भूनकर भक्षण करें तो बाजीकरण होता है। तो इसमें याद करने का तरीका क्या है? इसमें याद ऐसे करेंगे कि 3 माँ वाले आते हैं इसमें, मछली है, मोर है, मुर्गा है। ये 3 माँ वाले आ गए, 3 हो गया, और एक चौथा जो हंस हो गया। इस तरह से ये 4 चीज़ें हो गई। वृक्ष एंड रस में 4 चीज़ें मिली होती हैं। एक तो 3 माँ वाले हो गए और एक हंस हो गया। अब देखिए इस तरह से बाजीकरण का जो प्रथम पाद है वो समाप्त हो जाता है। इसमें देखिए हम जितने भी योग पढ़े हैं वो किस लिए पढ़े हैं, उसका क्या कारण था, ये देखना जरूरी है। जैसे बाजीकरण घृत हो गया, ब्रह्मणी गुटिका हो गया, बाजीकरण पिंडरस हो गया, 4 वृषरस है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ 10 पंच चा संयोगा वीर पत विवर्धना उक्त सरमूल्य पादे
पुष्टि बल प्रदा, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है इसका। देखिए वीर्यपत्य विवर्धना है और पुष्टि बल प्रदा है, ये पूछा जाता है। संयोग सरमूलिये में जो औषधियाँ आती हैं, जो योग आते हैं, वो किस लिए प्रयोग होती हैं? वीर्यपत्य विवर्धना के लिए और पुष्टि बल प्रदा के लिए। इस प्रकार से हमारा वाजीकरण का प्रथम पाद समाप्त हो जाता है। अब हम आ जाते हैं वाजीकरण अध्याय के द्वितीय पाद में, आसिक्त छेरकम। आसिक्त छेरकम का सबसे पहला योग है अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका। इसमें सब नहीं पढ़ना है, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ाते चलेंगे। वृश्य पिपलिकादि योग। वृश्य पिपलिकादि योग में जो ये कोटेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये किसके लिए आया है, तो हमको बताना है वृश्य पिपलिकादि योग के लिए आया है। सेफ सा वाजी पद्धति यावदिच्छम स्त्री हुनरा। क्या है इसका मतलब? इनके प्रयोग से मनुष्य वीर से पूर्ण होकर अच्छी प्रकार ध्वजहर्ष हुए जननेंद्रियों से जड़ तक अपनी इच्छा होती है, तब तक घोड़े के समान वेग से मैथुन में प्रवृत्त होता है। देखिए अपत्यकर स्वरस आ गया है। अपत्यकर स्वरस में कोई बहुत खास नहीं, बस इसका अनुपान पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें अनुपान क्या है? नूतन घृत मिलाकर शीतल होने पर मधु मिलाकर पिलावें। मतलब ये है घृत और नूतन घृत, घृत आम घृत नहीं है, नूतन घृत है, नूतन घृत और मधु मिलाकर पिलाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, एक तो वृष क्षीर है और दूसरा वृष घृत है। इसके अंदर का नहीं पढ़ना, केवल ये ध्यान रखना है कि ये वाजीकरण के सेकंड पाद में आया हुआ है, वृष क्षीर और वृष घृत। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वृष षष्टिकोदन है। वृष षष्टिकोदन प्रयोग, वृष्ट शब्द षष्टिकोदन प्रयोग। इसमें देखिए एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है, चंद्रा शुक्लम पयसा घृतांगम षष्टिकोदनम शर्करा मधु संयुक्ता प्रयोजने। तो इसमें देखिए, इसमें इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम? पूर्ण घृत से युक्त चंद्रमा के किरण के समान श्वेत साठी के चावल में भात में चीनी और मधु मिलाकर प्रतिदिन दूध के साथ खाने से मैथुन शक्ति। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखते हैं, ऐसे हम याद कर लेते हैं कि चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखते हैं, तो इससे ये याद हो जाएगा चंद्र शुक्लम पयसा घृतांगम। तो ये किसके लिए आया है? वृष षष्टिकोदन के लिए आया है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी और ये अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए वृष पिपलिका में जो है, यह इच्छ्वेदु अश्वदंतु प्रशेक्तम गज वदा। तो इसमें देखिए दो जानवरों का इसमें वर्णन हुआ, एक तो अश्व है और दूसरा गज है। ये आया हुआ है वृष पिपलिका में। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, चूँकि इसके पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे था वो, ये सेफसा वाजिवदात यावदिच्छम स्त्री होनारा। देखिए इसमें केवल जो है घोड़े का, अश्व का यूज हुआ है, अश्व का नाम आया है यहाँ पे, जबकि दो जानवरों के नाम आए हुए हैं। इस तरह से ध्यान करके हमको पढ़ना है, क्योंकि फिर एग्जाम पीरियड में आदमी को ध्यान नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए वाजीकरण योगों से लाभ, वाजीकरण के जो योग हैं उससे हमको क्या लाभ होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। क्या है ये? वाजीवद अष्टवर्षो, वाजीवद अष्टवर्षो। तो इसका ये बहुत कोटेशन पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या है कि वाजीकरण योग का जो प्रयोग करता है वह 8 वर्ष के घोड़े के समान मैथुन करने में। इस प्रकार देखिए वाजीकरण का दूसरा पाद भी हमारा समाप्त हो जाता है। और दूसरा पाद में देखिए क्या लिखा है, इसमें जो योग दिए गए हैं वो किस वजह से प्रयोग किए गए हैं उसका दिया गया है इसमें पौरुषार्थ के लिए। सेकंड चैप्टर में सेकंड पाद में जो भी योग वाजीकरण के योग दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? वो पौरुषार्थ के लिए दिए गए हैं। और हम प्रथम पाद में जो हमने वाजीकरण योग पढ़े हैं वो किस लिए दिए गए थे? वीर अपत्य विवर्धना और पुष्टि बल प्रदा के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं वाजीकरण अध्याय के तृतीय पाद में। यह तृतीय पाद का नाम क्या है? मास प्रण भृत्यम।
मांसपर्ण भृत्यम, मांसपर्ण भृत्यम। और इसमें कितने बाजीकरण योगों का प्रयोग किया गया है? इसमें 15 बाजीकरण योगों का प्रयोग किया गया है। 3 वृष गो दुग्ध, इसका मतलब ये हुआ कि उरद इच्छ अर्जुन की पत्ती खाकर जो गाय पुष्ट हुई हो उसका जो दुग्ध प्रयोग होता है उसको 3 वृष गो दुग्ध कहते हैं। अब देखिए आ गया 5 वृष क्षीर। 5 वृष क्षीर का प्रयोग। 5 वृष क्षीर में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है शुक्रल वर्ग, दूसरा होता है जीवनीय वर्ग, तीसरा होता है ब्रह्मणीय वर्ग, चौथा होता है बलवर्धन वर्ग और पांचवा होता है क्षीर संजनन वर्ग। इसको देखिए ध्यान करके कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपत्यकर क्षीर। अपत्यकर क्षीर, अपत्यकर क्षीर अपत्य जनन क्षीर प्रयोग होता है इसमें स्वर्ण का वर्क डालते हैं और इसका अनुपान क्या है? घृत, मधु और चीनी मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए अपत्यकर क्षीर कहाँ आया है ये पूछा जाता है अक्सर, तो आप बताएंगे कि बाजीकरण अध्याय के तृतीय पाद में आया हुआ है अपत्यकर क्षीर। वृष पिपलिकी योग। वृष पिपलिकी योग में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। 30 पिपली को महीन पीसकर 1 पल तिल के तेल गोघृत वगैरह में जो है कहा गया है इसमें, लेकिन याद करना केवल इतना ही है कि कितने पिपली का प्रयोग हुआ है। इसमें 30 पिपली का प्रयोग हुआ है और इसका मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा क्या है? 3 पल। और उसके बाद हम आ जाते हैं वृष शतावरी घृत। वृष शतावरी घृत भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे किस पाद में आया है? वृष शतावरी घृत ये तृतीय पाद में आया है, शुक्ल बल प्रदा के लिए पढ़ा गया है। इस तरह से बाजीकरण का तृतीय पाद भी समाप्त हो जाता है। और तृतीय पाद का प्रयोजन क्या रहा? क्यों इसका प्रयोग किया गया? क्यों इसमें इतने योग दिए गए थे? उसका मतलब क्या रहा? वह शुक्र बल प्रदा रहा। शुक्र के बल को प्रदान करने के लिए ये सब औषधियाँ जो है प्रयोग की गई थी। तृतीय पाद शुक्ल बल प्रदा के लिए पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं बाजीकरण अध्याय के चतुर्थ पाद में। पुमान जाति बलाधिकम, इसका क्या नाम है? पुमान जाति बलाधिकम। पुमान जाति बलाधिकम बाजीकरण पाद की व्याख्या की जा रही है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। इस चतुर्थ पाद में ऐसे प्रयोगों का उपदेश किया जा रहा है जो बलकारक होते हुए भी संतानोत्पत्ति कारक भी होते हैं। मतलब ये बलकारक तो होते ही हैं, साथ में संतानोत्पत्ति कारक भी होते हैं। अब ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये किस पाद में आया है और किस अध्याय में आया है। न ही जाति बला सर्वे नारश्राप पत्य भागिनः बृहच्च शरीरः बलिनः संति नारीषु दुर्बला। ये पूछा जाता है कि ये रेफरेंस कहाँ का है, तो ये बताना पड़ेगा हमको कि यह रेफरेंस बाजीकरण के चतुर्थ पाद का है। अब देखिए यहाँ पे आया है नारास केचितम प्रसितम बहुसा श्रियम। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बाजीकरण में चटक गौरैया का वर्णन बहुत हुआ है, जबकि रसायन में इसका कहीं भी वर्णन नहीं आया है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि बाजीकरण के पहले पूर्व कर्म कौन से करने चाहिए, तो वही शोधन ही किया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ पूर्व शुद्ध शरीराम निरोह सानुवासनाम बला पेछी प्रयोजितम शुक्र प्रवर्धनम। मतलब क्या हुआ कि पूर्व कर्म पहले वमन विरेचन के द्वारा व्यक्तियों के शरीर को शोधन कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है। उसके बाद शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाले अनुवासन के साथ निरूह बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दोनों बस्तियों का प्रयोग है, अनुवासन के साथ साथ निरूह बस्तियों का भी प्रयोग करना बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है बाजीकरण योग दिए हैं, जिनका केवल नाम हमको ध्यान रखना है कि ये हमारे चौथे पाद में आते हैं। बाकी डिटेल में बहुत नहीं पढ़ना है। उसमें है वृष बस्तियाँ है, और फिर है वृष मांस गुटिका है, और दो पिपलिका योग आपको बताया गया है। वृष उत्कारिका है, वृष उत्कारिका। अपत्यकर घृत है, और वृष गुटका दिया ही है इसमें।
और वृष उत्कारिका के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, चंद्रमंडल सन्निभा, चंद्रमंडल सन्निभा, इसको जो है याद कर लीजिएगा। अब देखिए वाजीकरण अध्याय समाप्त होने को है, तो इसमें वृक्ष द्रव्यों के गुण के बारे में बता दिया गया है और वृक्ष द्रव्यों के निरुक्ति भी बताई जाएगी बाद में। तो वृक्ष द्रव्य के गुण क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। यत् किंचित मधुरम स्निग्धम जीवन ब्रहणम गुरु हर्षणम मनेश्वर सर्वतद वृक्ष मुच्यते। वो कोई भी द्रव्य रस में मधुर स्निग्ध जीवन ब्रहण गुरु मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, इन सभी को वृक्ष कहा जाता है। ये देखिए संभोग के पश्चात कर्तव्य, संभोग के पश्चात कर्तव्य क्या है, शुक्र और बल पुनः स्थापित करने के लिए गोदुग्ध और मांसरस का सेवन करना चाहिए। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है शुक्र उदय का काल, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो नौकुलमते। ये देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये बहुत पूछा जाता है। जिस प्रकार फलों का कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होता है, पर वही कलियां जब विकसित हो जाती हैं तब उससे सुगंध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे आ गया मैथुन के योग्य आयु। तो मैथुन के योग्य आयु जो है चारक के अनुसार 16 साल से लेकर 70 साल तक है और सुश्रुत के अनुसार मैथुन के योग्य जो आयु है 25 से 80 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि चरक के अनुसार 16 साल के पहले मैथुन नहीं करना चाहिए और सुश्रुत के अनुसार 25 साल के पहले मैथुन नहीं करना चाहिए। और बाल्यावस्था में मैथुन निषेध दिया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अति बलो हास्यपूर्ण सर्वधातु स्त्री वर्जना उपस्युष्यते सहसा तड़ागम काजलम। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम शुक्र क्षय के कारण। इसको याद कैसे करेंगे, शुक्र क्षय के कारण 6 हैं। अब देखिए 6 दोनों प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है। शुक्र क्षय के कारण 6 हैं। 6 कारण कौन कौन से हैं, वृद्धावस्था, चिंता, रोग, शक्ति से अधिक कार्य करना, भोजन करना, अधिक स्त्री संभोग करना, इन 6 कारणों से शुक्र का क्षय होता है। शुक्र के बाहर निकलने का कारण यानी कि शुक्र च्यवन का कारण। देखिए शुक्र क्षय का मतलब होता है कि शुक्र घट जाना, और यहाँ पर क्या है, शुक्र के बाहर निकलकर च्यवन का मतलब है शुक्र का चलना, शुक्र का बाहर निकलना। देखिए शुक्र प्रच्यवते, यहाँ पे देखिए प्रच्यवते से प्रोनाउंसिएशन से हम ले लेंगे 4, यानी कि शुक्र के बाहर निकलने के 4 कारण होते हैं। चेष्टा है, संकल्प है, पीड़न है, इस तरह से इसमें 4 कारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोटेशन है, चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम पदुच्यते, यानी कि शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण। शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण कौन से हैं, तो यहाँ पे हमको ये सब बताना पड़ेगा। हर्ष है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे विश्व किस चीज़ के लिए आया है, यहाँ पर विश्व शुक्र के लिए आया है। इसको याद करने का तरीका क्या है, शुक्र शोणित जब मिलता है विश्व आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि विश्व यहाँ पर शुक्र के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पे उत्तम शुक्र के लक्षण बताया गया है। संतुलन पादक शुक्र का लक्षण बताया, बालम मधुरम विश्रम गुरु पिछलम शुक्लम भव। ये जनरली सबको याद ही रहता है और इसको एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वाजीकरण की निरुक्ति बताई गई है, तो हमको ध्यान रखना है कि वाजीकरण अध्याय के 4थे पाद में वाजीकरण की निरुक्ति बताई गई है। ये कोटेशन भी याद कर लीजिएगा, रेफरेंस भी पूछा जाता है, एन नारेशु समर्थम व्याजुवत नरम, ये सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं उपसंहार पे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस श्लोक को देख लीजिएगा। पूर्व मैथुनात् सिद्धिम सिद्धिम अनुत्तम, ये सब बताया गया है इसमें। मतलब उत्तम 12 योग मैथुन के पहले और मैथुन के बाद किन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जबकि स्त्री का सेवन मैथुन नहीं करना चाहिए, और शुक्र के विषय में सभी बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात मतलब बाजीकरण योग, कुछ तो बाजीकरण योग ऐसे हैं जो भोजन के पहले किए जाते हैं, कुछ बाजीकरण के योग ऐसे हैं जो भोजन के बाद में दिए जाते हैं, कुछ मैथुन के पहले, कुछ मैथुन के बाद में। इस तरह से इसका कहने का मतलब है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से श्लोक 40 से कब मैथुन नहीं करना चाहिए इसका वर्णन किया गया, इसमें बाद 46 में शुक्र संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस तरह से हम
जो है रसायन अध्याय और वाजीकरण अध्याय को ख़त्म कर लेते हैं। रसायन अध्याय में भी 4 पाद थे और वाजीकरण अध्याय में भी 4 पाद थे। अब मित्रों हम जो है इस पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमने कितना रिटेन किया है, कितना पढ़ा है, और आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कितना गेन किया है। धन्यवाद मित्रों।